नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। माफिया अतीक अहमद के बेटे और सनसनीखेज उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद अहमद यूपी पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मार गिराया गया है। असद के साथ ही इस हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम को भी एनकाउंटर में मारा गया है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। असद अहमद यूपी के सबसे बड़े माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद का बेटा। असद को यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश के बॉर्डर के करीब झांसी में मार गिराया है। 49 दिन पहले यूपी के प्रयागराज में असद और उसके साथियों ने दिन दहाड़े उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। हत्या में शामिल गुलाम को भी असद के साथ पुलिस ने मार गिराया है। माफिया अतीक अहमद के बेटे का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया। असद और उसके साथी गुलाम को पुलिस ने झांसी में मार गिराया। असद और गुलाम फरवरी में हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी थे। उमेश पाल साल 2005 में हुए विधायक राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। अतीक अहमद प्रयागराज में हुए शूटआउट का मुख्य आरोपी है। ये पुलिस का आरोप है। यूपी पुलिस का कहना है कि शूटआउट को अंजाम देने के बाद असद लखनऊ गया, वहां से कानपुर, फिर दिल्ली और अजमेर होते हुए झांसी पहुंचा। पुलिस का कहना है कि असद और गुलाम के पास से 2 विदेशी रिवॉल्वर बरामद हुई हैं। आज काफी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। तो एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और किस तरह से इस पूरे गैंग ने कार्रवाई की थी, ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ गवाह था और उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्राप्त थी, 2 गनर्स थे, उसको तथा उसके दोनों गनर्स को मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके इनके साथ जो एनकाउंटर हुआ उसमें दोनों मारे गए। अतीक के बेटे असद का ऐसे दिन एनकाउंटर हुआ है जिस दिन अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी थी। पेशी के लिए अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से 1300 किलोमीटर दूर प्रयागराज लाया गया। पेशी के बाद एक वक्त आतंक का दूसरा नाम कहे जाने वाले अतीक पर वकीलों ने जूता और बोतलें फेंकी। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए शूटआउट में पिछले 1 दशक से जेल में बंद अतीक अहमद को वापस चर्चा में ला दिया। माफिया से राजनेता बने पूर्व सांसद अतीक अहमद। अतीक पर हत्या और अपहरण समेत 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। अतीक अहमद सपा से सांसद बना, बाद में बीएसपी में शामिल हो गया। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा। प्रयागराज में हुए शूटआउट को लेकर यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी और नेता विपक्ष अखिलेश यादव के बीच तलवारें खिंच गई। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए। इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर, लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ करके अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। इसी तरह वहां पर पुलिस के एक और फेक इनकाउंटर में या कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। असद के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, पर सवाल ये बरकरार है कि यूपी में अगर कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त थी तो प्रयागराज में इतना बड़ा शूटआउट कैसे हो गया। जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं तब से यूपी में 10,000 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 183 अपराधियों की मौत हुई है और 13 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। ये आंकड़े यूपी पुलिस द्वारा दिए गए हैं। एनकाउंटर्स पे सवाल भी उठते हैं और यूपी पुलिस अपनी कानून व्यवस्था और एनकाउंटर नीति पर वोट भी मांगती है। 2017, 2019 और फिर 2022 यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है और मुद्दा एक कानून व्यवस्था, और अब बुलडोजर पर भी बीजेपी वोट मांगती है। सहयोगी नितिन, आजम और मुकेश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब के अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह का पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब पंजाब पुलिस को जानकारी मिली है कि वो राजस्थान में हो सकता है। पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस से मदद भी मांगी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ और दूसरे इलाकों में तलाशी भी ली जा रही है। तलाशी में राजस्थान पुलिस की टीम जुटी हुई है।
वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल के बारे में पंजाब पुलिस को एक नया इनपुट मिला है, जिसके तहत ये पता चला है कि अमृतपाल अब राजस्थान में है। पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को ये जानकारी दी है। उसके बाद राजस्थान पुलिस पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये जानकारी मिली है कि अमृतपाल हनुमानगढ़ में छुपा हो सकता है। उसके बाद राजस्थान पुलिस की टीमें हनुमानगढ़ में दबिश दे रही हैं। हालांकि वो अब तक राजस्थान पुलिस को मिला नहीं है, लेकिन इनपुट के बेसिस पर राजस्थान पुलिस उसकी तलाश कर रही है और कई जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। अमृतपाल 18 मार्च से फरार है। पहले वो पटियाला गया, पटियाला से कुरुक्षेत्र गया, फिर दिल्ली आया, फिर लखीमपुर खीरी गया और उसके बाद वापस पंजाब गया। वो होशियारपुर में आखिरी बार देखा गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि इस बीच उसका जो साथी है पप्पलप्रीत, वो पकड़ा गया है और उसको असम भेज दिया गया है, लेकिन अमृतपाल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। अमृतपाल जो है वो लगातार अपना हुलिया बदल रहा है, अपनी वेशभूषा बदल रहा है और पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। तो उसके बारे में अब ताजा इनपुट ये मिला है कि वो राजस्थान में हो सकता है। इसके बाद पंजाब पुलिस की टीमें भी राजस्थान जा रही हैं और पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को अलर्ट कर दिया है, जिससे उसकी वहां पर तलाश की जा रही है। उसके साथी लगातार पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अमृतपाल पंजाब पुलिस को अब तक नहीं मिल सका है। ये भी जानकारी मिली है कि 14 अप्रैल यानी कल बैसाखी का दिन है और वो पंजाब में किसी भी गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है। लेकिन अब चूंकि नया इनपुट आ गया है, जिसके बेसिस पर यह जानकारी मिली है कि वो राजस्थान में है, तो अब उसकी तलाश राजस्थान में की जा रही है। हालांकि पंजाब पुलिस और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो पहले से अलर्ट हैं। और एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने विपक्षी एकता को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शरद पवार ने कहा कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बात होनी चाहिए। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हमें उनके पास जाकर बात करनी चाहिए। हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज शरद पवार ने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक होकर लड़ना होगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हम सब एक साथ हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआत है, इसके बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट अपोजिशन पार्टीज है, चाहे ममता जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, जिनके साथ अभी तक बात हुई नहीं, मगर उनके यहाँ जाकर उनके साथ बातचीत करके उनको इस प्रोसेस में आ सकते हैं तो लाने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमने से कुछ लोगों को जागरूक करके ये काम आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। आज हमको सभी खुशी है कि शरद पवार साहब डायरेक्टली बॉम्बे से यहाँ पर अपने यानी यहाँ पर आकर हमको मार्गदर्शन किए लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए। जो ऑटोनोमस बॉडी का भी जो मिसयूज हो रहा है, ये सभी चीज़ों को लेकर हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। खड़गे जी ने और पवार जी ने कहा है कि एक प्रोसेस चालू हुई है ऑपोजिशन को एक करने की, शुरुआत है। हम सब पार्टियां इस प्रोसेस के लिए कमिटेड हैं। शरद पवार की मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। पिछले 2 दिन में ये दूसरी अहम मुलाकात थी विपक्षी नेताओं की। कल भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मिले थे और आज शरद पवार के साथ जो बातचीत हुई उसमें सैद्धांतिक तौर पर इस बात पर सहमति बनी कि राष्ट्रीय स्तर पर 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक साझा मंच तैयार करना बहुत ज़रूरी है विपक्षी दलों का, और इसके लिए आने वाले दिनों में और भी विपक्षी दलों के जो बड़े नेता हैं उनके साथ भी बातचीत की प्रक्रिया, सलाह मशवरे की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। शरद
शरद पवार ने बहुत साफ कहा कि अब भी ऐसे वरिष्ठ नेता हैं विपक्षी दलों के। ममता बनर्जी का नाम उन्होंने लिया, अरविंद केजरीवाल का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि जिनसे अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है, हमें उनके पास जाना होगा, उनसे बातचीत करना होगा। सबको साथ लेकर 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष की एक साझा रणनीति बनानी होगी। जो एक इशारा था कि अलग अलग जो विपक्षी दल हैं जो अब तक एकजुट नहीं हो पाए हैं, उन्हें अपने अपने राजनीतिक हित से ऊपर उठकर एक नया आउटरीच प्लान तैयार करना होगा। और इसलिए शरद पवार का ये बयान कि हमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के पास जाना होगा, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। संकेत हैं कि अब आने वाले दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कई दूसरे जो विपक्षी दल के बड़े नेता हैं उनसे संपर्क करेंगे, एक नई बातचीत की प्रक्रिया को शुरू करने की कोशिश करेंगे। और जैसा शरद पवार ने कहा, जो खुद आज मुंबई से यहाँ इस बैठक में भाग लेने आए थे, कि हमें एक नई प्रक्रिया की शुरुआत करनी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि हम सब यूनाइटेड हैं, लेकिन ज़मीन पर एक साझा मंच बनाने की जो प्रक्रिया है, मुझे लगता है उसमें अब भी कई अड़चनें हैं और अभी तक कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो खुलकर विपक्ष के साथ नहीं आए हैं। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिस प्रक्रिया की शुरुआत की बात शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, वो आने वाले हफ्तों में वो कितना आगे इसे बढ़ाने में कामयाब हो पाते हैं। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में कोरोना के अब रोजाना मामले 1000 के पार आ रहे हैं। एक दिन में 9 मौतें हुई हैं, 3 गुना मामले हुए हैं। अगर बीते एक महीने में कोविड का आंकड़ा देखें तो आखिर किस तरह के मरीज आईसीयू और वेंटिलेटर पर फिलहाल भर्ती हैं, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 60 साल के ये मरीज अस्थमा पेशेंट हैं। बीते एक हफ्ते से मुंबई के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं। इस अस्पताल में एक हफ्ते पहले जहां 2 कोविड मरीज भर्ती थे, अब 6 कोविड मरीज यहां भर्ती हो चुके हैं। अभी कुल मिला के 6 पेशेंट्स हैं अपने पास और उसमें से एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है और वो भी यानी उनको फेफड़े की पहले से ही बीमारी थी, इंसिडेंटली पॉजिटिव आया है, तो इसके लिए फिर उनको वेंटिलेटर पे इधर रखा गया है। और बाकी जो 5 पेशेंट्स हैं वो वैसे स्टेबल है। जिनको भी ऑक्सीजन वगैरह लग रहा है या फिर वेंटिलेटर है, वो उनके प्राइमरी कारण की वजह से। अभी तक कोविड का ऐसे जो फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में जो अपन ने देखा कि कोविड के कारण जो फेफड़ों में जो बदलाव हो रहा था, वो फिलहाल वैसे केसेस अभी तक दिखाई नहीं दिए गए। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोविड से 9 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। अगस्त 2022 के बाद एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौत है। बीते 24 दिनों में राज्य में कोविड से 42 मौतें हो चुकी हैं। एक महीने में राज्य के एक्टिव कोविड मामलों में 300% का उछाल आया है। राज्य के कुल एक्टिव मामलों में करीब 50% मामले मुंबई और आसपास के इलाके से हैं। राज्य में अब रोजाना के मामले 1000 पार हो चुके हैं। बीते 5 महीने में सबसे ज्यादा मुंबई में कोरोना के रोजाना मामले 300 के पार अब रिपोर्ट हो रहे हैं। सितंबर बाद से सबसे ज्यादा। बीते एक महीने में अलग अलग जिलों में एक्टिव मामलों में उछाल देखें तो मुंबई में 400%, ठाणे में 290%, पुणे में 75%, तो नागपुर में 1000% से भी बड़ा उछाल है। आने वाले समय में मामलों में तेजी और बढ़ी तो अस्पताल पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल में तब्दील होने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे फिलहाल 50 बेड की व्यवस्था है। हमारे पास पीडियाट्रिक भी है, 4 पेशेंट, उसमें से एक पेशेंट भी वेंटिलेटर था, वो भी अभी वेंटिलेटर से बाहर आ गया है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरा अस्पताल भी कोविड कर सकते हैं, तो उसके लिए सिर्फ तैयार रहने के लिए हमको कहा गया है। बीते एक महीने में महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा देखें तो हर दिन राज्य में कोविड से 1 मौत नजर आती है। मामले 3 गुना बीते एक महीने में बढ़े हैं। मई महीने में मामलों में और तेजी का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में केंद्र ने महाराष्ट्र को टीके खरीदने के लिए कह दिया है ताकि इसकी आपूर्ति में कमी ना हो। आपको बता दें कि मुंबई शहर में अब तक सिर्फ 14% लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। मुंबई से कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। देश में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। हालांकि 2 व्हीलर की बिक्री रिकॉर्ड स्तर के मुकाबले 25% कम हुई है। ऑटो इंडस्ट्री को सीएनजी की कीमत सस्ती होने के बाद सीएनजी गाड़ियों में सुधार की उम्मीद है। देश में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम ने गाड़ियों की बिक्री पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि 2022-23 के दौरान पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 2018-2019 के पिछले रिकॉर्ड स्तर को भी पार कर गई।
सीएम के मुताबिक 2021-22 के दौरान कुल 30,69,523 पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री दर्ज हुई थी, जो 2022-23 में बढ़कर 38,90,114 पहुंच गई, यानी एक साल में 26.73% की बढ़ोतरी। पैसेंजर व्हीकल्स जैसे आपने नंबर्स देखे हैं अभी, तो 4.5 मिलियन सेल हुई है पिछले साल में, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, और पिछला जो पीक था उसके ऊपर है वो, तो जो अच्छी बात है। और आपको लगता है नेचुरल गैस की जो नई प्राइसिंग पॉलिसी है, सीएनजी सस्ती हुई है, इसका असर सीएनजी गाड़ियों की बिक्री पर पड़ेगा आने वाले? बिल्कुल, इट विल बी ए बूस्ट। हालांकि दोपहिया गाड़ियों की बिक्री को लेकर चिंता है। टू व्हीलर की बिक्री 2018-2019 में 2.12 करोड़ थी, जो 2022-23 में घटकर 1.58 करोड़ रह गई, यानी 25% के करीब गिरावट आई है। 15.8 मिलियन का आपने किया है और 21 मिलियन आपका पीक था, तो जो टू व्हीलर सेगमेंट में गिरावट जो है वो करीब 25% है। अगर आप प्रीवियस पीक के मुकाबले देखेंगे तो यह काफ़ी गिरावट है, तो ये कंसर्न रहेगा, और ये लार्जली गिरावट एंट्री लेवल व्हीकल्स में है, तो ये कंसर्न रहेगा, और ये हम लोग इस पर थोड़ा फोकस करते रहेंगे, पर ये कंसर्न रहेगा। कोई आकलन है क्यों इतनी बड़ी गिरावट हुई है? नहीं, लार्जली कॉस्ट इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों में। कॉस्ट इंक्रीज जो व्हीकल्स में हुआ है, तो काफ़ी एंट्री लेवल में उसका काफ़ी फर्क पड़ता है, व्हीकल इंक्रीज जो पड़ता है, और इंश्योरेंस भी आपको 5 साल का इंश्योरेंस अपफ्रंट लेना पड़ता है, तो इस कारण थोड़ा सा चैलेंज रहा है एंट्री लेवल व्हीकल्स में। हालांकि सीएम के मुताबिक राहत की बात है कि 2021-22 के मुकाबले 2022-23 के दौरान सभी तरह की दोपहिया गाड़ियों की बिक्री 16.8% बढ़ गई। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अडानी ग्रुप के लिए पोर्ट, टर्मिनल, रेल लाइनें बनाने वाली कंपनी पीएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया के निदेशक ने इस बात का खंडन किया है कि वो चीनी नागरिक हैं। पीएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया के निदेशक मॉरिस चैंग ने कहा है कि वो एक ताइवानी नागरिक हैं, उनके पास रिपब्लिक ऑफ चाइना का पासपोर्ट है, ताइवान का यही आधिकारिक नाम है। वो ताइवान के जाने माने उद्योगपति हैं और उनका कई देशों में कारोबार है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल मॉरिस चैंग को चीनी बताते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला किया था और कहा था कि सुरक्षा की चिंता को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान की एक्ट्रेस पूजा हेगड़े से खास मुलाकात है। इंटरव्यूज में पिछले कुछ समय में आईफोन निर्माण को लेकर भारत की चर्चा लगातार हो रही है। ताज़ा आंकड़ों को देखें तो भारत से निर्यात होने वाले एप्पल आईफोन का विदेशी कारोबार $5 अरब पार कर गया है। आखिर भारत यहां तक कैसे पहुंचा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत में जब से एप्पल के स्टोर खुले और कंपनी के सीईओ टिम कुक भारत आए, तब से कंपनी खबरों में छाई रही है। अब एक और बड़ी उपलब्धि हुई। भारत से एप्पल का आईफोन निर्यात वित्तीय वर्ष 2023 में $5 अरब पार कर गया, जो पिछले साल के मुकाबले 400% की बढ़त है। इसके साथ ही एप्पल पहली कंपनी बन गई है जिसने ये आंकड़ा पार किया है। एप्पल के इस निर्यात की बदौलत भारत का कुल निर्यात भी $10 अरब का आंकड़ा पार कर गया। वैसे चीन अब भी सबसे बड़ा एप्पल के सामान का उत्पादक है और इसमें उसका योगदान 95% है। बाकी का 5% भारत में बनता है, जो कि 2020 में 1% रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके दखल के बाद ही ये उपलब्धि हासिल हुई। साफ है कि एप्पल भारत के निर्यात और घरेलू बाजार दोनों के लिए एक बड़े उत्पाद हब के तौर पर तैयार कर रहा है। ताबिता जॉयस की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और असम में बिहू के साथ ही शुरू हो जाता है नया साल और इस साल का बिहू उत्सव अपने आप में अनोखा है। इस बार 11,000 लोक कलाकारों ने गुवाहाटी में बिहू उत्सव में हिस्सा लिया। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा भी थिरकते हुए नजर आए। और इस ईद के मौके पर रिलीज हो रही है सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान। फिल्म की एक्ट्रेस पूजा हेगड़े से हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने की खास बातचीत।
आपने जब उनके साथ पहली बार उन्होंने आपने काम किया, तो आपको बतौर एक्टर और बतौर ह्यूमन इंसान जो आपने सुना था और जो आपने देखा था, कितना सच पाया? सेम है, वो जो दिखते हैं इंटरव्यूज में, स्टेज पे, वो रियल लाइफ में भी सेम। हाँ, उनका कुछ ऐसा एक्ट नहीं है, जो माइंड में है वो बोल देते हैं। आप साउथ में भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं, यहाँ पे भी कर चुकी हैं, है ना? आप जैसे कह रही थी तेलुगु में भी आपने काम किया, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। सलमान के साथ नर्वसनेस, सलमान के साथ काम करना? नर्वसनेस नहीं, नर्वसनेस था, पर ये जो एक अच्छी बात है, वो एक अच्छी फीलिंग है, जो बोलते हैं ना कि पेट में बटरफ्लाइज, जैसे कि एक जब आप रोलर कोस्टर पे बैठते हो तो आपको वो जो है ना कि क्या होने वाला है पता नहीं है, पर you're excited about it, तो it's a good feeling, mix of everything। और जब मैं आई तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही चिल थे, और मैं उनका कुछ मेरे पहले दिन पे एक एक्शन सीक्वेंस था, वो जो ट्रेन वाला है ना, जो ट्रेलर में भी था, तो वो मेरा पहला दिन था, तो आई वॉज मोर इन लाइक कि सब ठीक है, सब कैसा लग रहा है, एंड यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो मुझे 2 दिन लगा, फिर इट वॉज ग्रेट। मैंने सुना कि भाईजान का जो सीक्वल आ रहा है बजरंगी भाईजान का, उसमें भी आपको साइन कर लिया है। क्या है ना सर कि मेरी लाइफ के बारे में मैं पहले न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ, सब लोग मुझे बताते हैं मेरी लाइफ, मेरी माँ, मेरी मम्मी, मेरे पापा जो भी है मुझे भेजते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की क्वेश्चन मार्क के साथ कि क्या हो रहा है ये सच है कि गलत, तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या सच है क्या गलत है, क्योंकि मैं भी मीडिया मुझे बताती है कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। अच्छा, तो अभी जैसे आपने अक्षय हो गए, सलमान हो गए, अभी शाहरुख की तरफ भी नजर है एक बकेट लिस्ट तो होगी ना सबके तरफ। हाँ, ऑफ कोर्स आई एम अ फैन एंड ऑफ ऑल ऑफ देम, एंड बट फिल्मों में रोकूंगा थोड़ा सा आपको, फिल्मों में आने से पहले किसके फैन थे? ऋतिक रोशन। और उन्हीं के साथ आपको काम मिल गया? सोचो, मुझे याद था जब मैं कोई मिल गया कि प्रीमियर पे गई थी, ऐसा कुछ स्क्रीनिंग था, एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मैं मेरा कैमरा में मेरा रोल डाला था मैंने, और मैं गई कि मुझे ऋतिक रोशन के साथ एक फ़ोटो चाहिए, एंड ऋतिक आए स्क्रीनिंग पे सबके, और फिर वो चले भी गए एंड मैं इतनी दुखी थी सर कि मुझे एक फ़ोटो नहीं मिला। तो मेरा एक फ़ोटो है जो ऋतिक रोशन और का एक कटआउट जो रहता है ना प्रीमियर पे लगाते हैं, जैसे कि ये है, तो मैं उसके बाजू में मैं पोज कर रही थी, और मेरे डैडी ने मेरा एक फ़ोटो लिया है। जब मैं इतनी दुखी थी कि मेरा फ़ोटो नहीं है ऋतिक के साथ, और कभी कभी मैं सोचती मुझे वो लड़की से बात करना है और उनको बोलना है कि रुको, आपकी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, एक दिन आपके करियर में, लाइफ में ऐसा एक मोमेंट आएगा कि आपका एक पूरा फिल्म रहेगा उनके साथ। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।